हाँ जी। अभी जैसे हम 12वें के जैसे हम उपपद पे आएँगे ना, तो उस समय अरविंद पारिजात साहब मैं बात करूँगा। हम्म, जैसे कि सभी भावों का आरूढ़ होता है, वैसे ही 12वें भाव का जब हम आरूढ़ लगन निकालते हैं, तो वो आरूढ़ लगन को उपपद लगन बोलते हैं। और वो उपपद लगन जो है, वो स्पाउस के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल्ड मैनर में बताता है। दूसरा जो उपपद लगन है, उसकी महत्ता ये होती है कि उपपद लगन से जो सप्तम भाव में जो प्लैनेट होता है, हम्म, वो प्लैनेट एक उसका अवरोधक होता है, यानी उसका ऑब्स्ट्रक्टिव प्लैनेट माना जाता है। तो विवाह को में जब भी कभी आपने कोई उपाय किसी को बताना है और उसका एक व्यक्ति के विवाह में कोई अड़चन आ रही है, विवाह होने में या वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन आ रही है, तो आपने देखना है कि उपपद लगन के सप्तम भाव में बैठी हुई जो राशि है, उस राशि के स्वामी का और सप्तम में बैठे हुए ग्रहों का आपने उपाय कराना है। तो उसके विवाह की जो अड़चनें हैं, जो खराबियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। उसी प्रकार से अगर बहुत ज्यादा खराबियां हैं कि वो डिवोर्स की तरफ या फ्रिक्शन, फाइट एंड फ्रिक्शन पे जा रहे हैं, तो उपपद लगन के जो दुख स्थान है, 6, 8 और 12 भाव हैं, उनके स्वामियों के भी उपाय कराने पड़ते हैं, क्योंकि उनके स्वामियों के उपाय कराने से बहुत बड़े से बड़े जो सिचुएशंस होती हैं, वो सिचुएशन अवॉइड हो जाती है। तो इसलिए उपपद लगन की महत्व है। और उपपद लगन से के त्रिकोणों से, या तो उनके स्वामियों से या उनमें बैठे हुए प्लैनेट्स, और द्वितीय भाव में बैठा हुआ बेनिफिक प्लैनेट अपनी दशाओं के अंतर्गत व्यक्ति का विवाह कराता है। इसलिए उपपद लगन जो है विवाह के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और उपपद लगन में से आप उसको उपपद लगन को एक कुंडली, स्पाउस की कुंडली के रूप में आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और उसमें आप व्यक्ति के जैसे ऐसे कैरेक्टर्स आएंगे, मतलब सपोज उसके अंदर वर्गो साइन अगर उपपद लगन में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई आपको जो व्यक्ति मिलेगा, वो वर्गो क्वालिटीज का होगा, इसका मतलब वो बहुत मेथोडिकल होगा, सिस्टमेटिक होगा, ऑर्गेनाइज होगा, फास्ट वॉकर होगा, मतलब फास्ट वॉक करेगा, मॉर्निंग वॉक करेगा, एक्सरसाइज प्रोन होगा, गुस्से वाला होगा। इसी प्रकार से बुद्ध की स्थिति को देख कर, फिर उसके उसके द्वितीय भाव को देख के उसके खान पान को, उन सबको आप देख सकते हैं। उसके तृतीय भाव से उसके पराक्रम को देख सकते हैं, उसकी यंगर सिबलिंग्स को देख सकते हैं, उसके कम्युनिकेशन को, उसके राइटिंग वर्क को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को। फोर्थ हाउस से उसकी माता की स्थिति को, तो फोर्थ हाउस से उसके कितना, उसको जो है कितनी हायर लर्निंग उसको होगी, या उसके पास व्हीकल्स होंगे, और कितना उसको जो है इन सब का योग बनता है, मकान का, प्रॉपर्टीज का, व्हीकल्स का। वो उपपद लगन के चौथे भाव से, पंचम से संतान का, छठे से किसी तरह के रोगों का आपको पता चलेगा। और सप्तम में जैसे मैंने आपको बताया, वो अवरोधक होता है। लेकिन जब आप उसे एक इंडिपेंडेंट चार्ट के रूप में देखेंगे, तो सप्तम में बैठे हुए प्लैनेट से ही आपको इंटरप्रेट करना होगा उनके आपस में इक्वेशन। मित्र ग्रह अगर वहां बैठेगा या शुभ ग्रह अगर बैठेगा, तो वो शुभ ग्रह जो है अच्छे संबंधों की तरफ को दिखाएगा, अशुभ ग्रह उसमें खराब संबंधों को, सो एंड सो फोर्थ। तो आप 12 भावों को एज एन इंडिपेंडेंट चार्ट फॉर दी स्पाउस के रूप में आप उसे पढ़ेंगे। अब सदफ की चाय नहीं आ रही है, तो सदफ ने नींद भगाने का सवाल पूछ के मतलब निकाला है। चलिए पूछिए। सर मेरे ज़हन में, जी सर। नहीं पूछिए सुधाव जी। जी आप पूछ लें, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। नहीं सर, मेरा सवाल तो एकदम बच्चों जैसा है। आपके बातों से अभी वैसे मेरे दिमाग में आया है कि अगर रेमेडी देके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, तो ये ग्रह प्रॉब्लम देते ही क्यों है? पहली बात आपको ये समझना है, भूपेश दवे साहब, पहली बात समझिएगा, ये ग्रह कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको समझना होगा। ये ऋषियों ने, दिव्य दृष्टा ऋषियों ने आपको आपके कर्मों के हवाला का एक खाका तैयार किया है। उसको यूं समझ लीजिए कि सपोज आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में होते, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको कोई स्क्रिप्ट आती, उसमें ये आता कि भाई आपने एक आदमी, वो उसमें कोडेड लैंग्वेज आती, वो कोडेड लैंग्वेज आप पकड़ लेते, समझ जाते, उससे आप उसका उसका पूरी मीनिंग आप समझ जाते। उसमें अगर वो होता कि साहब एक आदमी ने नारियल पी लिया है, नारियल पानी पी लिया है, उसका मतलब आप समझ गए कि उसने हवाले का पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो आप समझ गए और कोई नहीं समझ सकता। तो वो समझने के लिए आपको ना एक डिपार्टमेंट ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया है
जो कोडेड लैंग्वेज को समझा रहा है। तो ऋषियों ने भी आपके कर्मों की स्थिति को, व्यक्तियों के कर्मों की, पास्ट लाइफ के कर्मों की स्थिति को पकड़ने का एक टूल बना के हमें दे दिया। ये ग्रह में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमारे कर्मों पे आधारित है। और ये जो हमारे कर्म है पूर्व कई जन्मों से संचित कर्म है, इन संचित कर्मों में से 6 जो आप कर चुके हैं, और जिन जिन कर्मों को आप 6 कर चुके हैं, और ऐसे कर्म जो कि आपके नेगेटिव कर्मास हैं, अधर्म है, जिनको आप अटोन नहीं कर पाए हैं, यानी जिनका आप परिहार नहीं कर पाए हैं, उनका आपको उपाय करना है। क्योंकि प्रारब्ध जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। प्रारब्ध क्या है कि इज द नेट रिजल्ट ऑफ द संचित कर्मास माइनस दी अधर्म कर्मा ऑफ द पास्ट लाइफ एंड इन दिस लाइफ। तो प्रेजेंट लाइफ में भी क्या होता है, इसी वजह से मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मैं उत्तराखंड से, उत्तरांचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से, नैनीताल से। हमारे वहां पे ना वजूला में एक पंडित जी थे। वजूला एक बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ विलेज है और काफी पॉवर्टी वाला है। तो वहाँ पंडित जी थे। तो पंडित जी जो हैं लोगों के घरों में पूजा करते थे। तो कोई उन्हें पूजा का 11 रुपये देता था, 21 रुपये। तो आप समझ लीजिए कि वो उनके 2 बच्चों को पालते थे, तो कितनी तकलीफों में पालते होंगे। हाँ, किसी ने सत्यनारायण की कथा करा दी तो कुछ सामग्री दे दी, पंडित जी को 51 रुपये दे दिए। उनका गुजारा, गुजर बसर जो है किसी न किसी तरीके से दोनों लड़कों का, उनके और उनकी पत्नी का और उनका, बड़ी मुश्किलात के साथ होता था। लेकिन उसके बावजूद वजूला से लेकर और दूर दराज के गांवों तक उनकी विद्वता के चर्चे थे, और वो स्वयं भी बहुत पूजा करते थे और धर्म कर्म के काम करते थे। हमेशा 4 धामों की यात्राएं करके आते थे, और इसी तरीके से वो 12 ज्योतिर्लिंग करते थे। बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। नहीं सर, मेरा कंफ्यूजन ये है कि मैं जब छोटा था तो मुझे अच्छा पता नहीं था कि चोरी करना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। तो बचपन में मैं चोरियां करता था, तो मैंने चोरी की। तो सर अगर मान लो बुरा कर्म है तो मुझे अकल भी तो सो कॉल्ड भगवान ने दी ना। तो अब मेरा मेरा कसूर क्या था सर फिर वो दूषित कर्म होने में? देखिए, इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल है कर्म। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल जो है वो आधारित है। देखिए, इसमें कहते हैं कि वेर व्हेन इग्नोरेंस when ignorance is bliss, it is wise to be folly। मतलब अगर इग्नोरेंस, ये अंग्रेजी की कहावत है कि भाई आपको कोई चीज नहीं पता है, इसके अंदर ना, जैसे कहते हैं कि लॉ के बारे में ना पता होना, लॉ की जो इग्नोरेंस है वो अनपार्डनेबल होती है। कोई आदमी ये कहे कि कोई आदमी ये कहे कि साहब मुझे मालूम नहीं था कि किसी को घूंसा मारना चेहरे पे वो एक असॉल्ट में आता है, और वो बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन वो एक ऑफेंस है और उसमें पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, और लेकिन मुझे वो बेल भी कर सकती है पुलिस। अगर मेडिकल लीगल केस है तो उसमें वो जज मुझे जो है बेल दे देगा, क्योंकि ये कोई होमिसाइड का केस नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि मैं इग्नोरेंट हूँ इसके लिए, या कोई वो गलत लेन में गाड़ी चला रहा है, वो कहे कि आई वाज नॉट अवेयर कि दिस वाज द वन वे, और उस पर उसका फाइन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान के उसमें ये एक ऑब्लिगेटेड माना जाता है संस्कारों से, आपके माता पिता के संस्कारों से ये ऑब्लिगेटेड माना जाता है कि वो आपके अंदर उन संस्कारों को डालें कि आपको ये पता चले कि इवन एक पंछी को भी पत्थर मार के उसको घायल करना, ये एक बैड कर्माग में आता है। तो उससे पहले जो माता पिता होते थे वो बहुत बड़े शिक्षक होते थे। मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है, हम बहुत छोटे थे तो हम लोग जो एक ड्रग फैक्ट्री का है, हमारे फादर जो है उसमें उसमें गए थे मुआयने करने, मतलब उनके अकाउंट्स वगैरह के लिए, कि वो रानीखेत में वो उस समय जीएम। तो उसमें उसी ड्रग वाले उसमें एक जो बॉटल ओपनर था, बॉटल ओपनर की तरह का कॉक ओपनर टाइप का एक कोई डिवाइस था। वो डिवाइस में मैं करीब 3 साल का रहा हूँगा। तो डिवाइस को मैं ना ऐसे करके वो घूम रहा था, तो मैं उसे घुमाते घुमाते, फिरकी की तरह घुमाते घुमाते मैं अपने फादर की जीप में बैठ गया। तो किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि हम लोग पीछे बैठे हुए थे और फादर मदर आगे बैठे थे, फिर एक ड्राइवर बैठा था। तो वो घुमाते घुमाते जब
जी हम थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे चले गए तो मैंने डैड को अपने ऐसे दिखाया, मैंने कहा ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो एकदम ही वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा कि ये बॉटल ओपनर है, तुमने क्यों उठाया वहाँ से? और हम लोग 1 किलोमीटर जा चुके थे। ये घटना मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। उन्होंने जीप वापस करवाई और हम ड्रग फैक्ट्री में दोबारा गए और उस मैनेजर रूम में गए और मेरे हाथ से मतलब हमारे डैड ने वो मैनेजर साहब को दिया। उन्होंने कहा नहीं सर ये तो बच्चा है, इनको दे दीजिए। अरे ऐसे तो हमारे बहुत पड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा गलत है। और ऐसा कोई मुझे डांटा नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा कि मैं 3.5-4 साल का रहा हूँगा। लेकिन ये बात ना मेरे दिमाग पे हमेशा के लिए सीमेंटेड हो गई कि किसी भी चीज को आप किसी के घर में चले जाओ, किसी को वेस्ट प्रोडक्ट को भी आप ऐसे बिना पूछे, बिना इजाजत के। अब यही बात में ना भगवान भी देखता है। कई बार हम कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान उन चीजों को देख रहा होता है। चित्रगुप्त भी देख रहा होता है। तो कोई भी आप गलत काम जो करते समय ये एक संस्कार जो है आपके माता पिता के द्वारा आपके अंदर डालने चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए कि वो बात मेरे मानस पटल पे इतनी स्ट्रांगली बैठ गई 4 साल के बच्चे पे कि मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाया। लेकिन उन्होंने मुझे डांटा थैंक यू। नहीं इस बात पे, क्योंकि उन्होंने इग्नोरेंस को मेरी पूरा फुल रिस्पेक्ट दिया। लेकिन उन्होंने अपने एक्शन से मुझे ये टीच करवा दिया कि ये गलत है। बिना पूछे तुम कोई सामान वहां से फैक्ट्री से उठा के ले आए हो, वो उनके काम का हो ना काम का हो। मतलब वो मैनेजर अपोलोजेटिक था, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। नहीं सर, उन्होंने कहा नहीं थैंक यू, यहाँ मेरे पे सवाल का जवाब मिल गया मुझे। बढ़िया, जबरदस्त सर। तो वही बात होती है कि आप सदब आप बोलिए। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हम किसी कंट्री का चार्ट बनाते हैं जैसे कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, तो सर हम 7th हाउस को उसके ऑपोजिट कंट्री के हवाले से पढ़ सकते हैं या नेबरहुड के हवाले से इसको पढ़ेंगे, या जो यही असूल अप्लाई होते हैं सर जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, अगर हमने किसी कंट्री का चार्ट बनाना है तो उसमें यही हम सारे नियम लगाएंगे? नहीं देखिए, जो 7th हाउस उसका ओपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि 7th हाउस जो है उनका पार्टनर है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई कोलिशन पार्टनर होगा तो वो 7th से आएगा, लेकिन अगर वो किसी से झगड़ा कर रहे होंगे तो वो छठे से आएगा। आप समझे मेरी बात? ये बड़े लॉजिक के हिसाब से ज्योतिष चलती है। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप पाकिस्तान की अगर कुंडली बनाते हैं तो आज उनके एक समय पर उनके कोलिशन पार्टनर जो यूएस थे, तो वो कितनी उनको मदद मिलेगी, वो 7th से आएंगे। और इसी प्रकार से आज कुछ समय पहले तक चाइना थे या अरब की कंट्रीज थे, अब अरब की कंट्रीज नहीं है, तो वो सब 7th से आएंगे। लेकिन वो वोलेटाइल 7th को दिखा रहा है क्योंकि उनके कोलिशन पार्टनर बदल रहे हैं समय समय पे। लेकिन वो जिनसे युद्ध कर रहे हैं वो छठे से आएंगे। अब समझ गए आप बात तो को? सर थर्ड हाउस जो होता है वो नेबरहुड, उसको भी हम नेबरहुड से देखेंगे? हाँ, लेकिन वो जो नेबरहुड से 3rd हाउस को हम देखेंगे इंटरफेस के रूप। इंटरफेस का मतलब जब युद्ध की बात आ जाएगी तो हम छठे को देखेंगे। जैसे कहने का मतलब है आपके नेबर्स जो है 3rd से देखे जाएंगे, लेकिन उस जी नेबर जिसके साथ आप मुक्का कर रहे हो, मुकालात कर रहे हो, वो छठे से आएगा। अब मेरे ख्याल से आप लोग जो है थोड़ा टॉपिक पे आ जाने दीजिए, क्योंकि क्या है कि मेरी चाय खत्म हो जाएगी तो फिर आप लोगों को देख देख के मुझे भी नींद आ जाएगी। इसके पहले हम इसको आगे चलाते हैं। तो जैसे मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो आरूढ़ का कॉन्सेप्ट हम रेलेवेंट टू दी नवमांशा देखते हैं, क्योंकि नवमांशा इसकी ज्यादा अच्छी मिररिंग करता है। तो आरूढ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके पहले भाग में लिखा है कि आरूढ़ को जो है वैसे तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, और इसको इस तरीके से समझा या इंटरप्रेट किया जाता है कि वो माउंटेड होता है उस भाव के ऊपर, यानी सीटेड होता है उस भाव के ऊपर, जस्ट लाइक ए ड्राइवर जो कि किसी कैरेज का या किसी कार का या किसी व्हीकल का वो एक ड्राइवर है, यानी उस भाव को चलाने वाला है। तो आरूढ़ जो पद है वो सभी भावों का निकाला जाता है, उन भावों के बारे में माइक्रो अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स को निकालने के लिए। जैसे विश्वामित्र साहब ने एक प्रश्न अभी व्हाट्सएप में डाला था किसी के रोग को लेकर, तो मेरा, चूंकि मैंने आरूढ़ पद अभी पढ़ाया नहीं था तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाह रहा था कि विश्वामित्र साहब इसका एक रोग पद निकाल लीजिए, इस व्यक्ति का एक रोग आरूढ़ पद निकाल लीजिए। विश्वनाथ साहब एक मिनट अपने आप को पिन करके आप इस तरफ आइए।
थोड़ा मुखातिब हों। अष्टम का आरूढ़ निकालेंगे इसमें। हाँ, कहाँ चले गए आप? हाँ, सर मैं कह रहा हूँ अष्टम का आरूढ़ निकालेंगे इसमें। नहीं, अष्टम का आरूढ़ तो आप तब निकालेंगे अगर ये टर्मिनल इलनेसेस की स्थिति है, और टर्मिनल इलनेसेस की स्थिति है या नहीं है ये आपको छठे के रोग के आरूढ़ से ही पता चल जाएगा। छठे के रोग सिक्स का आरूढ़ मतलब आप जो है छठा रोग भाव का अगर आप आरूढ़ निकालेंगे, देखिए बात को यूं समझिएगा कि चीजों को स्प्रेड आउट किया है ऋषि ने, लेकिन जो प्राइमरी चीज है वो प्राइमरी चीज उसी भाव से आती है। जैसा संतान है और संतान से आने वाली सर इसका आरूढ़ है, इसका सर छठे भाव का आरूढ़ शनि बनेगा, कैप्रिकॉर्न बनेगा, मतलब सेकंड हाउस, ठीक है। और उसका लॉर्ड है सैटर्न। हाँ, तो सैटर्न का मतलब क्रॉनिक इलनेसेस की तरफ को इंडिकेट कर रहा है। सर मेरे पास एक्चुअली ये कुंडली आई थी जनवरी में, तो मैंने जुपिटर की महादशा लगी इनकी, और अष्टम में बैठे हैं और वर्गोत्तम हो गए हैं, तो मैंने इनको बोला भाई आपको इलनेसेस की ना मतलब शिकायत आएगी। अब पुष्पम साहब ये बताइए, नेट ये बताइए कि इनको हुआ क्या है? कैंसर डिटेक्टेड है इसको। हाँ, तो ये जो इस तरह की क्रॉनिक इलनेसेस, क्योंकि ये शनि की जो है नेगेटिव राशि मानी जाती है, हर प्लेनेट की जो ऑड साइंस हैं वो उसकी पॉजिटिव राशियां हैं, और जो उनकी इवन साइंस हैं, सम राशियां हैं, वो प्लेनेट की नेगेटिव साइंस मानी जाती है। ओके। और मकर जो है, मकर इज ए नेगेटिव साइन, और मकर का उदित होना वो ये बताता है कि, और ये भी छठे हाउस का जो आरूढ़ है, और छठे हाउस के आरूढ़ में आप छठे भाव में देखिए कौन सी स्थिति बनती है, तो उन सब बातों को आप आरूढ़ में जब आप लगाएंगे तो आपको ज्यादा वो क्लैरिटी के साथ बताएगा। और जरूर इसमें अष्टम का जो लॉर्ड है वो छठे के आरूढ़ में कहीं वाइटल एरियाज में आ रहा होगा। मैं आपसे मैं बाद में ना इसकी कुंडली, इनकी कुंडली को बना के देख लूंगा, अगर क्लास खत्म होने के बाद में अगर टाइम मिला तो यही बना के मैं आपको बता दूँ। फिलहाल आप हमेशा जो है ना आरूढ़ हमेशा बना के देखना चाहिए। जैसे आपने रोग आरूढ़ बना दिया, आपको देखिए, आपको जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था उस बात को मैं क्विकली आपको बता दूं कि जो संतान है, संतान और संतान से आने वाला सुख वो पंचम से ही आएगा, जबकि जब हम उसके नुआंसेस पे जाते हैं या उसको माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट कंसेप्शन हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, सेकंड कंसेप्शन, सेकंड चाइल्ड हम सेवन से देखते हैं, थर्ड चाइल्ड हम 9 से देखते हैं। लालू प्रसाद यादव के केस में 3 हाउस आप बढ़ाते जाएंगे, 9 के बाद फिर आप जो है अगले बच्चे को आप 11 से देखेंगे। लालू साहब कहेंगे अभी भी मत रुको, आगे बढ़ते रहो 3 हाउस और। 11 के बाद में उनका जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा वो फिर लगन से आएगा, फिर जो है थर्ड से आएगा, फिर पंचम से आएगा, तो 9 बच्चे इस तरीके से आ जाएंगे। लेकिन संतान से उनको कितना सुख मिलेगा इसका पूरा अधिकार क्षेत्र पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव पे आधारित है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को वैवाहिक सुख, चाहे उसकी थर्ड मैरिज हो रही है, उसको वैवाहिक सुख है या नहीं है ये सप्तम भाव ही बताएगा। ये बात दूसरी है कि काम त्रिकोण में सप्तम से प्रथम विवाह, 11 से सेकंड विवाह, थर्ड से थर्ड विवाह आएगा, और फिर फोर्थ विवाह होगा तो फिर सप्तम से आएगा, लेकिन वो काम त्रिकोण से ही विवाह निकलते हैं। और ये जो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि वहां से अष्टम भाव, द्वितीय भाव से सेकंड विवाह निकलेगा, तो वो गलत है, क्योंकि वो सेकंड हाउस जो है वो पहले विवाह के इलनेसेस को बता रहा है, उसके अष्टम को बता रहा है। क्या मतलब है? इलनेसेस ऑफ द स्पाउस को बता रहा है, या उसकी लॉन्जिविटी ऑफ द स्पाउस को बता रहा है, क्योंकि वहां से वो अष्टम है। लेकिन वो दूसरे विवाह की बात को नहीं बता रहा है, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि पहले विवाह के टूट जाने पे या पहले विवाह में व्यक्ति के स्पाउस के डेथ हो जाने पे उसका लाजमी दूसरा विवाह। ऐसा अगर कोई गवर्नमेंट का डिक्टेम हो, अगर कोई गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर हो या कोई नेचर का ऐसा ऑर्डर हो कि ऐसी स्थिति लाजमी बनती है, तब तो हम देखते हैं इस बात को, लेकिन ऐसी कोई स्थिति लाजमी नहीं है। और अगर आप सैंपल सर्वे करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके 16, 17, 18 साल के बाद में स्पाउस की डेथ हुई है, तो उन्होंने कभी दोबारा विवाह नहीं किया। ब्राह्मण नहीं होता। 16 साल के विवाह के टूट जाने पे या 16 साल के विवाह के बाद स्पाउस की डेथ हो जाने पे, जिसमें सेकंड का लॉर्ड जो है जरूर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वैवाहिक भाव से अष्टम का है, लेकिन वो कभी भी दोबारा विवाह नहीं करा। तो
बहरहाल कहने का मतलब है कि आप आरूढ़ बनाइएगा, और हमेशा छठे का आरूढ़ आप बनाएंगे। जब आप रोग की बात हो रही है उस व्यक्ति की, तो छठे के आरूढ़ से ही आपको पता चल जाएगा किस तरीके का रोग आने वाला है, क्योंकि रोग का पूरा अधिकार क्षेत्र छठे भाव पे है। फिर बात ये आएगी कि अष्टम भाव की स्थिति तब आएगी जब वो रोग इस क्रॉनिसिटी को दिखाएगा, छठे का आरूढ़ की रोग जो है वो टर्मिनल लेवल का है। अगर वो टर्मिनल लेवल का है तो फिर अष्टम का आपको आरूढ़ बना के उसकी लॉन्जिविटी का निर्धारण करना होगा। अष्टम का आरूढ़ उस व्यक्ति की लॉन्जिविटी को बताएगा रोग के उदित होने पे उस दशा के अंदर। अच्छा देखिए, कैलकुलेट करने के बाद में आरूढ़ पथ को, कैलकुलेशन जो है वो पूरा आप लोगों को समझ में आ गया, तो उसको हम स्किप करेंगे इसमें। ये मैं आप लोगों को समझा दिया था कि वो भाव से उसका जो लॉर्ड है जितना आगे बढ़ता है उतना ही आपको आगे बढ़ाना होता है, और वो आरूढ़ आता है। और ये मिसेस इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप में आप थोड़ा करेक्शन भी कर लीजिएगा, इसमें 7th हाउस में आप 3P लिख दीजिए, तीसरा आरूढ़ पथ, ये छूट गया है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इस आरूढ़ को मिररिंग की तरह से देखा जाता है। आरूढ़ का इसमें जो है, आरूढ़ लगन में अगर D1 के प्लैनेट्स की अगर पोस्टिंग की जाती है तो वो D1 के प्लैनेट्स जो हैं पब्लिक परसेप्शन को बताते हैं, यानी पब्लिक के सामने या लोगों के सामने विवाह की एक्चुअल स्थिति किस तरह की रहेगी, वो स्थितियों का आपको आरूढ़ से पता चलेगा। और पत्नी के बिहेवियर के बारे में अगर एक्चुअल स्थितियों का पता करना है तो आपको सप्तम का आरूढ़ बना के उसमें नवमांशा की प्लैनेट्स की पोस्टिंग को करना होगा। अगर नवमांशा के प्लैनेट्स आप पोस्ट करेंगे तो इतने लोगों ने वीडियो बंद किया हुआ है, कमाल है। तो पूरे ही रमेश साहब क्या हो गया आपको, वर्मा जी? सारे के सारे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। अब मैं जरा वीडियो ऑफ करके अगर मैं आपको पढ़ा के दिखाऊं तो आप लोगों को कैसा लगेगा, सोचिए। अच्छा देखिए, कहने का मतलब है कि मिसेस गांधी की हॉरोस्कोप में जब 7वें भाव और लिब्रा में हम D1 को अगर हम पोस्ट करते हैं, D1 से प्लैनेट्स को पोस्ट करते हैं, तो वो भी उनके स्पाउस के बारे में इन पब्लिक परसेप्शन वो बताएगा। तो मैंने इसमें लिखा है 11 पॉइंट में, पॉइंट नंबर 11 में, कि उसमें वो दिखाता है कि जो D1 में वो आरूढ़ जो है शुभ भाव में फॉल करता है, जो कि एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है कि ये मैरिज में काफी सुख की स्थितियां रहेंगी। लेकिन जब हम आरूढ़ को में हम नवमांश को के चार्ट में इसको लगाते हैं तो हमें उनकी मैरिटल प्रोफाइल ऑफ स्पाउस एंड मैरिटल लाइफ की प्रॉपर मिररिंग पता चलती है, जो कि ये लिब्रा में 8th हाउस में इनका पड़ता है, जो कि हाउस ऑफ डेथ, डिस्ट्रक्शन, टर्मिनल इलनेस और एक्सीडेंट का है। तो उनके हस्बैंड का भी कोई ऐसा मायोकार्डिया की या इनको स्कीमिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम पहले से नहीं थी, और अचानक इनको डेवलप हुई और काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे गई। और डॉक्टर विनयशील इसको क्या बोलते हैं, स्कीमिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल? डॉक्टर विनयशील को मेरे ख्याल से नींद आ गई है, वीडियो इनका ऑफ है। सर मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं वैसे। कौन बोले साहब? सुमित सर। ओह ग्रेट, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इंफार्क्शन, इंफार्क्शन, ओके। वैसे हमारे साथ में एक बड़े विद्वान डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर विनयशील, वॉरिंगटन इंग्लैंड में ये साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। तो 7th आरूढ़ जो है वो नवमांशा का पूरी तरह से दिखाता है, फिरोज गांधी साहब का, क्योंकि लिब्रा जो राशि है उसमें वीनस बैठे हुए हैं और मरकरी प्लेस्ड है उनके लिब्रा राशि में, तो बड़े पॉलिश बिहेवियर को दिखाते हैं, वेनिशियन बिहेवियर को दिखाते हैं, और वो स्माइल, स्नो वाइट कलर और एरिस्टोक्रेटिक मैनरिज्म इन सबको दिखाते हैं। राजीव गांधी से काफ़ी रिजेंबल भी करते थे। और लिब्रा में चूंकि 2 मेलेफिक्स इसमें एस्पेक्ट दे रहे हैं, शनि की उच्च की दृष्टि पड़ी है और राहु की एक फ्रेंडली दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि राहु शुक्र की राशियों में फ्रेंडली माने जाते हैं, क्योंकि ये शुक्र जो है दैत्याचार्य हैं
और राहु एक मेलेफिक थे। और आपको मालूम है इस पे सुमित जी ने लिखा भी था इनके लिए कि इसमें धरती का नाम भी लिखा था। तो ये एक फ्रेंडली एस्पेक्ट माना जाता है सैटर्न राहु का। तो ये डिफरेंट रीजन से चूंकि फ्रेंडली थे तो उसके बावजूद वो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन वो परिवार के साथ में अच्छी तरह से घुले मिले थे। और मैंने आपको जैसे बताया कि उन्होंने सर्व किया उनके परिवार को ऐसी हालत में जब कमला नेहरू जी का इलाज चल रहा था। तो मरकरी जो है ने उनको जर्नलिस्टिक एबिलिटीज भी दी। तो जिस समय उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का के जो है इसको उठाया तो वो मरकरी से मैंने रिलेट करने के लिए बताया। और चूंकि शुक्र जो है वो मंत्री पद वगैरह देते हैं, शुक्र वहाँ बैठे हैं और शनि वहाँ उच्च की दृष्टि रख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल और फ्रीडम फाइटर वगैरह बनाया। तो रायबरेली से एक तो वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट में भी 1950 में जीते थे और उसके बाद 1952 और 57 के इलेक्शंस में उन्होंने रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी को एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो 7th हाउस का चूंकि ये लिब्रा जो है 8th हाउस में चूंकि फॉल कर रहा है, तो इस वजह से उनके जो रिलेशन थे अपने हस्बैंड के साथ में काफी सार हो गए। तो जब आप अपने अपनी कुंडलियों पे ये लगाएंगे, अपने 7th का जो चरण है या आरूढ़ पद है उसको जब आप इसको अपनी कुंडलियों पे लगाएंगे तो उसमें आपको ये देखना होगा कि ये उसमें आप इस बात पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसको देखेंगे कि वो कहाँ पे पड़ता है, सुख भाव में पड़ता है या वो दुख स्थानों में पड़ता है, वो उसका चरण किन भावों में पड़ा है। अगर वो द्वितीय भाव में पड़ा है तो धन की स्थिति देगा, अगर वो लाभ भाव में पड़ा है तो लाभ की स्थिति देगा, अगर लगन भाव में पड़ा है तो अटैचमेंट देगा, 7th हाउस में पड़ा है तो अटैचमेंट देगा। तो कहने का मतलब है कि आपको उसी तरीके से उसको इवेल्युएट करना होगा। तो किस भाव में जाके वो फॉल कर रहा है उससे संबंधित आपको अपने जीवन के अंदर घटनाएं मिलती जुलती नजर आएंगी। और स्पाउस का जो है वो चूंकि मिररिंग कर रहा है यानी उसके काफी करेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, तो वो चूंकि नवमांशा चार्ट जो है वो ग्रांटेड सिचुएशंस में विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, वो उन स्थितियों में क्या स्थिति बनती है पति पत्नी के बीच में संबंधों की, उन बातों को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में नवमांशा चार्ट बताता है, क्योंकि उन स्थितियों को आपने भुगतना है, उन स्थितियों से आपने गुजरना है। और चूंकि उन्होंने उनको नेहरू जी को क्यों इतना एम्बेरस किया था, मैंने आपको बताया कि 8th प्लेसमेंट है वहाँ पे उनके लिब्रा की, जहाँ का वो सप्तम का आरूढ़ है, जो कि 9th हाउस का 12th हो जाता है, यानी 9th हाउस का लॉस का भाव हो जाता है। और टीटी कृष्णमाचारी को ने रिजाइन किया था जब इन्होंने मुंद्रा स्कैंडल, हरिदास मुंद्रा स्कैंडल निकाला था। इसमें LIC जो गवर्नमेंट ओन थी उसने काफ़ी फंड वगैरह वहाँ से निकाला गया था और वो बड़ा स्लीजी अफेयर फाइनेंसर्स को लेकर वो निकला था। इसी प्रकार से इन्होंने बहुत से निकाले थे। उसमें हरी कृष्ण डालमिया जो डालमिया इंडस्ट्रीज के वो थे, जब उन्होंने बेनेट एंड कोलमैन को टेक ओवर किया था तो उन्होंने टाइम्स ग्रुप को, तो उसमें किस तरीके से उन्होंने जो है वो बैंक्स के, क्योंकि उस समय जो डालमिया साहब थे वो एक बैंक के ओनर भी थे, तो बैंक के पैसे को उन्होंने किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताए भी किस तरह से उन्होंने उसको मिसयूज किया था, मिस यूटिलाइज किया था, वो सब ये नेहरू जी के टाइम पे इन्होंने निकाला था। तो ये चूंकि अष्टम भाव जो है ना रिकाल्सिट्रेंट हाउस भी कहा जाता है। रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है द पर्सन हु प्रेफर्स टू सिट इन दी ऑपोजिशन ब्रांचेस। वैसे तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, कांग्रेस पार्टी के टिकट पे वो जीतते थे, लेकिन वो अपने फादर इन लॉ की लाइन को टो नहीं करते। उसकी बात जो है वो आपकी मिररिंग कैसे पता चल रही है, क्योंकि ये जो 8th हाउस की प्लेसमेंट है, 8th हाउस की प्लेसमेंट जो है 12th हो जाता है 9th से, और 9th उनके पिता हैं इंदिरा जी के, तो पिता के वो लॉस के हो गए। तो उन्होंने हर वो चीजें की क्योंकि वो पब्लिकली जो है उनको काफी उनको क्रिटिसाइज करते थे। पब्लिक का मतलब है कि इवन उनके पेपर को चलाते थे, लेकिन वो अपने एडिटोरियल्स वगैरह में इस तरह की बातें लिखते थे जो काफी गवर्नमेंट को एम्बेरस करती थी। अब इसमें हम नेक्स्ट हम आ रहे हैं वो है मैरिज जो है वो डीएनए से कैसे देखते हैं। इसमें इसके बारे में आप लोगों को विदाउट दी वो आपको बता चुका हूँ कि 7th हाउस जो है इसमें काम त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, और 7th हाउस जो है वो मैरिज और मैरिज पार्टनर और उसकी लाइफ कंडीशन, आपकी मैरिज की लाइफ कंडीशन को
दिखाता है। और 7th हाउस से दूसरी चीजें भी हैं, जैसे पद प्राप्ति है और आदमी की पब्लिक अपीयरेंस है सोसाइटी में, फॉरेन ट्रेवल्स एंड सेटलमेंट अप्रोड है, तो इन सब बातों को भी 7th हाउस दिखाएगा। तो वो जब आप 7th के आरूढ़ को पढ़ेंगे तो उस बात से आपको इन बातों का पता चलेगा। और मैंने आपको बताया कि ज्योतिष का नियम है कि जो जितने भी ये मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो मटीरियल चीजों को, मटीरियल एस्पिरेशंस को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो जीव के सुख को कम करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो वो हो सकता है कि एक व्यक्ति को विदेश की स्थिति में तो लेके जा सकता है और विदेश में अच्छा उसको सेटलमेंट इजी वे में दे सकता है, लेकिन जहां तक पति पत्नी के वैवाहिक जीवन की स्थिति है उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि जो जीव की हानि मेलेफिक प्लैनेट्स या रेट्रोगेट प्लैनेट्स करते हैं, बट मटेरियल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो अब रेट्रोगेट प्लैनेट्स की बात आ जाती है तो रेट्रोगेट प्लैनेट्स जो है इवन बेनिफिट भी रेट्रोगेशन की स्थिति में मेलेफिक इफेक्ट देने लगते हैं जीव को। जीव का मतलब है लिविंग एस्पेक्ट ऑफ दी पर्सन। और ये चूंकि सेक्स भाव से संबंधित भी है 7th हाउस, तो वहाँ की जो डिजीजेज हैं, क्रेविंग्स हैं, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, या उसकी कंप्लीटली, मैंने आपको बताया, उसी भाव से उस चीज का होना या ना होना देखा जाता है, कंप्लीटली लैक ऑफ इट, वो सब बातें भी यहाँ से देखते हैं। मारक भाव भी साथ में है। वीनस यहाँ का एक नेचुरल कारक है नुमांशिक चार्ट का, और वो नेचुरल कारक है मैन वाइफ में फिजिकल रिलेशन का, जेंडर अट्रैक्शन का। मंगल जो है यहाँ पे नेचुरल कारक है, जो कि D9 में हस्बैंड के लिए देखा जाता है, और वो सिग्निफिकेटिव प्लैनेट होता है सेक्स में, विगर, वाइटलिटी, कॉपुलेशन इनका। और जुपिटर यहाँ पे विवाह के लिए, सुहाग का विमेन के लिए होता है, और लॉन्जिविटी ऑफ मैरिटल लाइफ का होता है, और संतान का माना जाता है कपल के लिए। इसका एक कारक प्लैनेट है, और संतान की प्राप्ति जो है वो एक लेजिटिमेट विवाह होने के बाद होती है। तो वही एक लेजिटिमेट जो है वो संतान भी बनती है। तो जुपिटर इसमें कारक बन जाता है। तो एक अच्छा जुपिटर को एक मैरिटल लॉन्जिविटी के लिए हम कारक के रूप में देखते हैं। मून से एक प्लैनेट है जो कि बड़ा फैसिलिटेटर माना जाता है हस्बैंड वाइफ की एक अच्छी बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि मन भावना का प्लैनेट है, तो एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाता है और कुछ अच्छी सेक्सुअल लाइफ को दिखाता है। राहु जो है इसमें अनऑर्थोडॉक्स एंड इंटरकास्ट मैरिजेस का कारक, सेकेंडरी कारक माना जाता है। तो राहु की जो प्लेसमेंट होती है, अब जैसे आप देखिए कि जया भादुड़ी जो है से अमिताभ बच्चन कायस थे, राहु उनका बैठा है 7th भाव में। तो आप देखिए जया भादुड़ी जो है वो बंगाली थी, तो इंटरकास्ट मैरिज हुई। तो राहु जो है अनऑर्थोडॉक्स इंटरकास्ट मैरिज की तरफ को बताता है। और जो बुध जैसा जो प्लैनेट है वो या तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन को या क्रेविंग फॉर मल्टीपल अफेयर्स का एक कारक प्लैनेट के रूप में लिया जाता है। और ये सारे सेकेंडरी कारक से, इसका सिर्फ एक प्राइमरी कारक है, वो है शुक्र। अब 19th पॉइंट है कि 7th हाउस जो है D1 के अंदर जेनेटिव ऑर्गन्स को भी बताता है मेल एंड फीमेल में। तो जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है और जो प्लेस्ड प्लैनेट है 7th हाउस पे, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टडी का भाग बन जाते हैं नवमांश के अंदर, क्योंकि नवमांश से ही आपको जो है उसके पावर का, भाव की पावर का, प्लैनेट की पावर का पता चलता है। तो अगर आपने जो है इम्पोर्टेंसी वगैरह अगर आपने देखनी है, तो वो अगर 7th का लॉर्ड अगर वहाँ पे नवमांश के अंदर जाके इस तरह के इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो शनि और बुध जैसे प्लैनेट्स हैं उनके साथ अगर बैठ जाएंगे या एक्सपेक्टेड होंगे, तो वो इम्पोर्टेंसी देते हैं। और अगर वो मंगल और राहु जैसे प्लैनेट के साथ बैठ जाते हैं तो एक्सेसिव क्रेविंग्स देते हैं, या गे और लेस्बियनिज्म इस तरह की चीज़ें देते हैं। और अगर शुक्र अगर राहु के साथ में बैठता है तो मल्टीपल अफेयर्स की तरफ को दिखाता है। लेकिन ये बातें आपने किसी भी कुंडली को देखते ही एकदम हुर्रा करते हुए आपने ये बात पढ़ से उसके मुंह पे नहीं बोलनी है कि आपका तो शुक्र जो है वो मंगल के साथ है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा ज्योतिषी बनाता है और बहुत क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकर भी बनाता है। और आपको बहुत से फिल्म वर्ल्ड में, फिल्म की इंडस्ट्री में आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि जिनका मंगल और शुक्र साथ में है, लेकिन उनकी बड़ी एस्ट्यूट एंड ऑनेस्ट फेथफुल लाइफ रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें डिसीजन जो है इस तरह की अनफेयर अनफेथफुल लाइफ का चंद्रमा के हाथ में होता है। और मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था कि चंद्रमा की जो स्थिति है
जब भी कभी वो स्थिर राशियों में बैठता है तो फेथफुलनेस एंड लॉयल्टीज क्रिएट करता है। या चंद्रमा अगर शुभ ग्रहों के द्वारा दस्त होता है और चंद्रमा शुभ स्थितियों में होता है तो व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के प्रति काफी शुभता देता है। और चूंकि चंद्रमा एक कामुकता का प्लैनेट है और वो इट डजंट गेट सेटिस्फाइड, इट हैज ऑलरेडी गॉट मैरिड विद 27 डॉटर्स ऑफ दक्ष प्रजापति, तो वो कामुकता का बहुत एक्सेसिव कामुकता का प्लैनेट एंड क्रेविंग्स का है। तो अगर ऐसा प्लैनेट अगर एफ्लिक्शन में होगा, उसका एफ्लिक्टेड होना भी बहुत जरूरी है। जब वो एफ्लिक्शन में होता है तब वो इस तरह की चीजें देता है। एक बात और आपने याद रखनी है कि जब भी कभी आप एशियन कंट्रीज में किसी की भी हॉरोस्कोप फीमेल की देखते हैं तो चूंकि यहाँ पे एक मर्यादा का एक वातावरण रहता है और लड़कियां जो हैं वो पहले पिता के अम्ब्रेला में रहती हैं, उनकी गार्जियनशिप में, तो एक अच्छे संस्कार उनको मिलते हैं। और जब वो थोड़ी बड़ी होती हैं तो भाई भी उन पे बहुत ज़्यादा गाइडेड बिहेवियर उनका रहता है, बड़े भाइयों का या छोटे भाइयों का या उनके समकक्ष भाइयों का। और उसी तरीके से जब उनका विवाह हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड के प्रति जो है, तो ये जो हिडन डिजायर्स हैं वो हो सकता है कि उसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो प्रदर्शित ना हो। और वो खास तौर पे मैंने ये कई बार गौर किया है कि हिंदुस्तान जैसे कंट्री में यहाँ पे बहुत मर्यादित बिहेवियर जो है लेडीज में देखा जाता है, जब तक कि बहुत ज्यादा मेलिफिसेंस ना हो। तो आप ऐसा ना हो कि इसको पढ़ने के बाद आप अपने ही आपस में कुंडलियां देख देख के और आप एक दूसरे को एक आंख बंद करके आपके अच्छा मैं आपकी कुंडली देख के मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, और आप तरह के मैसेजेस करें। क्योंकि आप समझिए कि हिंदुस्तान में ये लागू नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे वहाँ बड़ा मर्यादित जीवन लोग लीड करते हैं, तो ऐसी बातें नहीं हैं। हाँ, कुछ एक मॉडर्न टाइम आएगा उसमें फिर ये ज़्यादा होने लगेगा। हाँ, देशकाल पात्र की बात है, अगर आप अमेरिका की, इंग्लैंड की या कहीं मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो बात दूसरी। सेवंथ हाउस जो है क्योंकि जेनेटिक ऑर्गन्स को भी बताता है मेल फीमेल के, और जो इसका जो जितने भी प्लेस प्लैनेट्स होते हैं इन सबकी स्टडी आपको वहाँ D9 में करनी होती है उनके स्ट्रेंथ के रूप में। और मैंने आपको बताया कि मेलेफिक इफेक्ट जो है वो राहु के द्वारा उसकी मेलिफिसेंस आएगी या केतु के द्वारा आएगी, या फिर उसकी मेलिफिसेंस आएगी शनि के द्वारा, या शनि के द्वारा उसको फ्रिजिडिटी की तरफ की मेलिफिसेंस आएगी। और डिविएंट बिहेवियर जो है वो मंगल के द्वारा आएगा, या उसका डिविएंट बिहेवियर जो है वो राहु के द्वारा आएगा। तो आपको उन सब बातों को वहाँ पे D9 के अंदर स्टडी करना है। सिर्फ D1 में वो एक हिडन डिजायर के रूप में आ सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में अगर प्रदर्शित होगा तो D9 से आपको पता चलेगा। तो अगर वो पहली बात है कि 7th का जो लॉर्ड है अगर अच्छे भाव में अगर नमांशा गे बैठा होता है तो अच्छी मैरिटल पार्टनर देता है। तो अच्छे भावों में जो उसके साथ में कारक भी देखे जाते हैं और नवमांशा के लॉर्ड को भी देखना होता है। तो जो कारक है वो शुक्र है, वो पत्नी के लिए, और मेल चार्ट में मंगल है हस्बैंड के लिए, और फीमेल चार्ट में जुपिटर है इंस्टीट्यूशन मैरिज के लिए। और इसी प्रकार से जो चंद्रमा का भी रोल है मैंने आपको बताया फैसिलिटेटर का, इन सबको आपने देखना है। लेकिन अगर दोनों के दोनों अगर ये खराब हो जाएं तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैरिज में बहुत खलल पड़ने वाला है, कारक भी खराब हो जाए, लॉर्ड भी खराब हो जाए। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है, कारक अच्छे हैं, लॉर्ड खराब है, तो ये हो सकता है कि बुरी दशा के अंदर, बुरे ट्रांजिट में एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को वो पूरी तरह से हिला दे और जो है कारक उसको प्रोटेक्शन दे। ठीक है, तो कई बार आप ये देखते हैं कि लोगों की शादियां थोड़ी रॉक होती हैं, काफ़ी परेशानियों में जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो रिवर्सल में आ जाती हैं। अब इसके बाद आया उपपद लगन, जो अरविंद पाराशर साहब ने मुझे रोका था, तो मैं अब ये हमारा टेम्पलेट उसी का शुरू हो रहा है। उपपद लगन की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको बता चुका हूँ। उपपद लगन जो है आरूढ़ है 12th हाउस का, और उपपद लगन को स्पाउस की मिररिंग के रूप में देखा जाता है। मिररिंग का मतलब है वो स्पाउस के बारे में पूर्ण रूप से आपको प्रदर्शित करेगा। लेकिन जो D1 का जो उपपद लगन है, यानी D1 के प्लेस प्लैनेट्स की जो पोस्टिंग है उपपद में है, तो वो पर्सनालिटी प्रोफाइल जो स्पाउस का बताएगा वो वर्ल्ड के सामने जो होगा, यानी कि वो एक बाय एंड लार्ज जो स्पाउस का जो पर्सनालिटी प्रोफाइल है। तो ऐसा नहीं है कि D1 को हमने डंप करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो घर और बाहर दोनों कॉमन है। जैसे एक
एक स्पाउस का इंटेलिजेंट होना, एकेडमिकली हाई होना, या एक स्पाउस का जो है जॉब में होना, या उसका कोई अधिकारी होना, या उसका इंडस्ट्रियलिस्ट होना, ये सब बातें जो हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो घर के अंदर भी वही हैं और बाहर भी वही हैं। तो D1 भी कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि D1 से तो हमने देखना नहीं है, क्योंकि आप D1 से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन है, उन चीज़ों को तो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग की बात है और एक दूसरे के प्रति जो है लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस की बात है, उसके लिए आपको D9 आपको देखना होगा, क्योंकि वो ग्रांटेड सिचुएशन में एक्चुअल बिहेवियर को D9 के द्वारा आप देख पाएंगे। लेकिन मैंने आप लोग को बताया, देखिए इसमें बहुत सी बातें हैं, कई बार हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। उसमें D9 में ये भी देखना होता है कि उसकी युति किन शुभ ग्रहों के साथ है। हमें ये भी देखना होता है शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि है कि नहीं है। तो D9 चार्ट को आप बिल्कुल, जब आप उपपद लगन को देखेंगे तो उसे एक इंडिपेंडेंट हॉरोस्कोप की तरह से उपपद लगन को लग्नवत करके देखा जाता है, यानी उसकी लगन पे पोस्टिंग की जाती है और उसमें फिर नवमांशा के प्लैनेट्स आप पोस्ट करेंगे, तो उसे एक इंडिपेंडेंट चार्ट के रूप में देखेंगे स्पाउस के। और साथ में आपने ये भी देखना होता है कि उपपद लगन राइज कहाँ से हो रहा है, यानी वो उपपद लगन जो है नवमांश में कहीं दुख भावों से राइज तो नहीं हो रहा है, कहीं वो इस तरह के अशुभ भावों से राइज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका भी कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे मैंने आपको दिखाया इंदिरा गांधी जी की हॉरोस्कोप में, वो तुला राशि जो है वो अष्टम भाव में पड़ती है। और आपको मालूम है छठा भाव जो है हस्बैंड वाइफ के क्वेरल का, झगड़े का है, आर्ग्यूमेंट्स का है। और जो अष्टम भाव है वो इंडिफरेंस का है, सीक्रेटिवनेस का है, वो सीक्रेटिव अफेयर्स का है या सीक्रेट्स का है। अष्टम भाव जो है कंप्लीट इंडिफरेंस का है, और वो उसका जो है वो एक इस तरह की डिसीजन ले सकता है कि जस्ट टू कॉल इट ए क्विट वाले डिसीजन लेने में कैपेबल है अष्टम भाव। और द्वादश भाव जो है लॉस का है, तो वो लॉस दोनों तरह से दे सकता है, वो रिलेशनशिप का भी लॉस दे सकता है और वो लॉस जो है उसका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्जिविटी का लॉस भी क्रिएट कर सकता है। तो बहरहाल जो ट्राइनल हाउसेज हैं आरूढ़ के, 12वें के आरूढ़ के, तो वो उपपद लगन के वो मैरिज को फैसिलिटेट करते हैं ट्राइनल हाउसेस। तो उनके जो लॉर्ड्स हैं या उसमें बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं, अगर ट्राइनल प्लेसमेंट्स होती हैं बेनिफिक प्लैनेट्स की, तो वो एफर्टलेस अर्ली मैरिज को दिखाते हैं। और अगर वहाँ पे मेलेफिक्स बैठते हैं तो वो डिलेड मैरिज को दिखाते हैं या डिस्टर्ब मैरिज को दिखाते हैं। अगर वो बेनिफिक और मेलेफिक दोनों तरह के अगर प्लैनेट्स होते हैं तो 28 से 32 साल की उम्र में व्यक्ति का विवाह होता है। उपपद लगन के 7th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो कुछ डिस्ट्रक्टिव माना जाता है मैरिज के लिए, या डिस्टर्बिंग प्लैनेट माना जाता है मैरिड लाइफ के लिए। तो जब भी कभी आपने कोई उपाय करना है अपने स्वयं के लिए, अगर आपको लगता है कि 0 से 10 के स्केल में बाय एनी चांस आपकी मैरिज अगर 5 से नीचे जाने लगी है, तो आप उपपद लगन अपना बना लीजिए, 12वें का आरूढ़ बना लीजिए, और उसके सप्तम भाव के लॉर्ड की आप जो है पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। तो उसकी पूजा शुरू करते ही दूसरे दिन आपको इफेक्ट ये मिलेगा कि आपकी वाइफ आपके पास आएगी, कहेगी सुनो जी आज मौसम बहुत अच्छा है, मैंने चाय के साथ पकौड़ी अभी बना दी है। और अब फिर आप और मालाएं करेंगे खूब जोर जोर से। पता चला कि वाइफ भी कहेगी 2 घंटे तक रात को ये मालाएं पढ़ते हैं जोर जोर से मंत्रों की। तो उसके बाद में फिर वो कहेंगे आज केक बनाया है, फिर परसों वो कहेंगे कि चलिए पिक्चर दिखाते हैं। तो आप कहेंगे क्या यहाँ कोरोना की स्थिति हो रही है। तो फिलहाल कहने का मतलब है कि स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए आपको उपपद लगन के 7th हाउस में बैठे हुए जो प्लैनेट हैं उनका ही दान करना है, उनकी ही पूजा करनी है, उनके ही वैदिक मंत्र करने हैं। तो उससे आपका वैवाहिक जीवन काफी सफल होने लगेगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 18, 19 एंड 20 लिखा है, तो मैंने आपको बताया, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये पॉइंट नंबर 22, 23 एंड 24 की बात है, क्योंकि इसमें जो बात की गई है वो D1 पोस्टिंग के द्वारा की गई है। मतलब D1 में जो जब मैंने ये लिखा है कि बेनिफिक ट्रायंगल प्लेसमेंट, तो आई एम टॉकिंग ऑफ द D1 चार्ट। D1 की पोस्टिंग, उसकी जो बेनिफिक ट्रायंगल्स होते हैं वो मैरिज को कराते हैं अपनी दशाओं के अंदर। और ट्राइनल हाउसेज जो आरूढ़ लगन के उपपद के जो है वो फैसिलिटेटर और मैरिज होते हैं। तो D1 पोस्टिंग के द्वारा हम देखते हैं। तो यहाँ पे 18, 19, 20 को आप 22, 23 एंड 24 लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है
ये D9 चार्ट में इन्हीं प्लैनेट्स को देखा जाता है, जो 7th के जो बैठे हुए प्लैनेट्स होते हैं या 7th में पढ़ने वाली राशि को अगर D9 चार्ट में जाकर उनकी मेलिफिसेंस अगर इंप्रूव होती है, इंप्रूवमेंट कैसे होता है, अगर वो ट्राइनल हो जाए यानी कि ट्राइन के भाव पे बैठ जाएं या केंद्र में बैठ जाए या 3rd या 11th में बैठ जाएं, तो 3rd में क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सप्तम भाव से नवम हो जाता है। और 11th में क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो गेन एंड डिजायर फुलफिलमेंट का है, लाभ का भाव है, और वो वहां से पंचम है, सप्तम से। तो वो उस डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जो फाइनल हाउसेस हैं वो बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। तो उस प्लेसमेंट की स्थिति में आपके वैवाहिक जीवन में एक परिवर्तित स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। हो सकता है कि विवाह के पहले 2-3 साल स्थितियां काफी खराब रही हों, लेकिन जैसे जैसे कहने का मतलब है कि विवाह आपका आगे मैच्योरिटी के साथ में जाने लगता है, तो आप देखते हैं कि विवाह में परिवर्तन की स्थितियां आप देखेंगे, क्योंकि वो नवांश में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन अगर दुख स्थानों में हो जाए या कंजंक्ट हो जाए दुख स्थान के लॉर्ड्स के साथ या मेलिफिक्स के द्वारा एस्पेक्टेड हो जाए, तो ऐसे में वो मैरिज को एक बुरी दशाओं का वेट करेंगे और बुरे गोचर का वेट करेंगे, उस समय पे वो मैरिज को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब आपका जो लास्ट पेज है, अपनी नींद को थोड़ा और रोकिए। पहले जो है वो पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या करते थे कि अपनी छुट्टियां में एक रस्सी बांध लेते थे और उसे छत में जो है उसको बांध दिया जाता था, तो पढ़ते पढ़ते जैसे ही उनको नींद आती थी तो सीधे उनकी छुट्टियां खिंचती थी। तो आप कुछ ऐसा कीजिए, थोड़ा चिनोटी काटिए, अपने चेहरे में थोड़ा सा वो कीजिए। बस ये लास्ट पेज है। तो 26 नंबर है कि सेकंड हाउस जो उपपद लगन का है उसमें मेलेफिक नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बार बार ये बताया कि सेकंड हाउस में, लेकिन आपने इस बात को याद रखना है कि सेकंड हाउस में जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, चाहे वो मेन कुंडली में हो या उपपद लगन के सेकंड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, तो वो विवाह को अपनी दशाओं में कराते हैं और वो विवाह को डिस्टर्ब नहीं करते बेनिफिक प्लैनेट्स। लेकिन अगर उपपद लगन के सेकंड हाउस में या आपकी लगन कुंडली के सेकंड हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स अगर बैठ जाते हैं, तो वो विवाह में इल रिलेशन या इल हेल्थ टू द स्पाउस देते हैं। और जो प्लेसमेंट ऑफ मेलेफिक्स जो है उपपद लगन के दुख स्थान में, वो फाइट, फ्रिक्शन, लिटिगेशन और डिवोर्स की तरफ को इंडिकेट करता है। 6-8-12 में अगर इस तरह का अगर मेलिफिसेंस होता है, और प्लेसमेंट और उपपद लगन की नौमांश के अच्छे भावों में होने पर बहुत अच्छा मैरिटल रिलेशन बनता है। और ट्राइनल लॉर्ड्स की या प्लेस्ड प्लैनेट जो है ट्राइनल हाउसेस पे जो बेनिफिट्स जो है वो 2nd और 11 में उपपद लगन के, वो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये शादियां कराते हैं। ट्राइनल लॉर्ड्स ऑफ प्लेस प्लैनेट इन ट्राइनल हाउसेस बेनिफिट्स प्लेस इन 2nd 11th ऑफ उपपद लगन, वो मैरिज अपनी दशाओं में देते हैं। ये आप अपनी अपनी कुंडलियों में लगा के देखिएगा। अगर आप में से कोई भी ये मुझे कहेगा कि नहीं उपपद लगन के दुख स्थान के मालिक की दशा थी या उस पर बैठे हुए प्लैनेट की दशा थी तब मेरा विवाह हुआ था, तो ये हो सकता है, फिर मुझे मानना पड़ेगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपका विवाह कैसा चल रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जबरदस्ती पकड़वा के करवाया होगा वो बिहार में पकड़ा हुआ विवाह झारखंड में होता है ना, वो बंदूक लगा के शादी हो जाती है। पकड़ा हुआ शादी कहते हैं ना सर उसको, पकड़ा हुआ क्या कहते हैं, जब जबरन छोड़ी वो पिक्चर आई थी विवाह है। अच्छा, जैसे कहना चाहिए। अच्छा, जो इसमें जो D1 चार्ट में जो 4th हाउस है, 4th हाउस की बहुत महत्वता है। अगर आप डेमो क्लास में अगर आप सुनील वशिष्ठ जी ने 4th हाउस पे काफ़ी बातें बोली थी तो मानसा चार्ट के ऊपर, और वो बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो 4th हाउस है वो आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, वो आपके घर का है, होम का है, और होम जो है आपस में मधुर संबंधों से बनता है। तो D1 चार्ट का जो 4th हाउस है, D9 चार्ट का जो 4th हाउस है, और उपपद लगन का 4th हाउस, अगर ये तीनों के तीनों अगर ये खराब हो जाएं या इनके लॉर्ड्स अगर कंजंक्ट हो जाएं
मेलिफिक्स के द्वारा या वो मेलिफिक भावों पे आ जाए, यानी कि दुख स्थानों पर बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में, या वो पाप कर्तरी में 4th हाउस हो, तो इन स्थितियों में वो मैरिज को डिस्ट्रॉय करता है और वो डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस को खत्म करता है। लास्ट के 2-3 पॉइंट रह गए हैं। ये सर लॉस ऑफ लॉर्ड ऑफ 4th हाउस ऑफ उपपद लगन। लॉर्ड ऑफ 4th हाउस जो है ना, देखिए इसमें क्या है, जो उपपद लगन का जो 4th हाउस है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड ऑफ 4th हाउस जो इसमें, इन केस ऑफ लॉर्ड ऑफ 4th हाउस इज प्लेस्ड इन दुख स्थान इन ऑल 3, तीनों में ही अगर वो दुख स्थान में बैठा हो, यानी कि D1 कुंडली में भी बैठा हो, D9 कुंडली में भी बैठा हो और उपपद लगन की कुंडली में बैठा हो, तो वो श्योर फाइट फ्रिक्शन लीडिंग टू सेपरेशन एंड डिवोर्स ऑफ द कपल, इसकी तरफ को वो दिखाता है। देखिए इतनी बड़ी जो घटनाएं होती हैं जीवन के अंदर कि किसी का घर टूट जाए और घर में मतलब इस तरह से हो जाए कि किसी की या तो स्पाउस की डेथ हो जाए या स्पाउस से डिवोर्स हो जाए, लिटिगेशन हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाए, तो इसके लिए क्या है कि बहुत ज्यादा मेलिफिसेंस होनी चाहिए। तो वो D1 चार्ट के अंदर भी दिखनी चाहिए और D9 चार्ट में भी दिखनी चाहिए, और वो उसके अलावा उपपद लगन के 4th हाउस में भी दिखना चाहिए, क्योंकि 4th हाउस आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस का हाउस है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विच इज द लास्ट पॉइंट। तो मेलिफिसेंस अगर सिर्फ D1 के अंदर लिमिटेड है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 2 यानी कि D9 में मेलिफिसेंस नहीं है और उपपद लगन के 4th हाउस में मेलिफिसेंस नहीं है, उनकी स्थिति या उनके लॉर्ड की स्थिति या भाव की स्थिति अच्छी है, तो वो डिफरेंसेस तो कराएगा, लेकिन वो साथ में फाइट एंड फ्रिक्शन के बाद वो पैचअप भी दिखा देगा। इसी प्रकार से आपने कोई उपाय किया है, वो उपाय बाई चांस उनमें से एक लॉर्ड का है, तो वो उपाय भी रिवर्सल लेके आपकी लाइफ में अच्छी तरह से आ जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना रुके। ना थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इसको पूरा टेम्पलेट को पढ़ा पाया, कंप्लीट कर पाया। आगे अब मैं कल की क्लास के लिए मैं सर मेरा एक क्वेश्चन सर अरे नोट्स आई भी अभी व्हाट्सएप पे 32 पॉइंट तक। हाँ जी बताइए। आप प्रदीप साहब बोल रहे हैं? प्रदीप दिलदा साहब? कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं अमर बोल रहा था। हाँ अमर साहब बोलिए। हाँ सर, जैसे आप विवाह के बारे में बोले, हमारा यहाँ मतलब इंडिया में मतलब सभी जगहों में विवाह के बहुत टाइप्स होते हैं। जैसे एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है और कुछ ट्राइब्स का भी ऐसा चलते हैं लोग का। तो इनका जो जैसे कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो उसको भी मतलब हम लोग हॉरोस्कोप से कैसे उसको पता चलता है? देखिए इसमें अमर साहब ये आप समझिएगा, ज्योतिष जो है वो देश काल पात्र के रूप में चलती है। देश काल पात्र का मतलब ये होता है, जैसे कुछ ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स में इंसेस्टुअस रिलेशंस को बुरा नहीं माना जाता। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, अब तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगी हैं। उसमें भाई बहन के बीच में वैवाहिक जीवन होना, सगे भाई बहन के बीच में विवाह का संबंध होना या लिव इन रिलेशन होना, ये पहले एक्सेप्टेड नॉर्म्स हुआ करता था। और मुझे वो नागा कुछ ट्राइब थी, कुकीज थे कि नागाज थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी ट्राइब्स हुआ करती थी। और इसी तरह से वर्ल्ड के कुछ भागों में और कुछ रिलीजन्स में ऐसी स्थिति है। जैसे आप समझिए कि हमारे वहाँ पे हिंदुस्तान में खास तौर पे बाकी कम्युनिटीज में आपस में जो मतलब पिता के बड़े भाई मतलब कजिन्स वगैरह के साथ में मैरिज वगैरह नहीं की जाती है। यहाँ तक कि हमारे वहाँ तो एक गोत्र में गोत्र को ही छोड़ देते हैं, उस गोत्र में शादी नहीं करते। लेकिन इस्लाम में आप देखिए, इवन सदब हमारे साथ हैं, सदब ने बताया था अभी पिछली क्लास में कि उनका अपने ताऊजी के बेटे के साथ शादी हुई है। मतलब
इतने इमीडिएट कजन के साथ उनका विवाह हुआ है और अफेयर भी उनका बहुत लंबा था उनके साथ और बहुत अच्छा विवाह। सर अफेयर की बात नहीं मैंने की थी। किसकी? सर अफेयर की बात मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ कहा था कि शादी कजन मैरिज हुई है। अच्छा, अफेयर नहीं हुआ था ओके। लेकिन आपकी मैरिज जो है आपकी कजन से हुई है ना, ये तो ताऊ जी के बेटे से हुई है। तो वो चीज ना, वो आप ये समझिए कि वो कुछ रिलीजन्स में परमिटेड है। जैसे हमारे यहाँ पे भी फारसी में और इस्लाम के रिलीजन में ये इस तरह से विवाह होते हैं। तो ये ना, जैसे अमर साहब क्या है कि देशकाल पात्र, रिलीजन, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजिकल, ये सब बातें हैं। इसमें ये ज्योतिष से थोड़ा सा हटके है। और जो मतलब इस तरह की जो चीजें चला करती हैं, जो चीजें एक कल्चर के अंदर में की बात है, तो वो कल्चर को हम फॉलो करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉ ऑफ द लैंड हो गया कि अब जैसे उन्होंने कहा कि साहब मैरिज की, सरकार ने एक मैरिजेबल आयु अगर बना दी। अब जैसे अल्कोहल लेने की आयु बना दी है। अब सरकार, ये लॉ ऑफ द लैंड हो गया कि साहब आप 25 साल से छोटे हैं तो आपको लेकर आपको नहीं बिक सकती, या एडल्ट मूवीज जो हैं 18 साल से ऊपर आपको प्रूव करना होगा, तब वो ए सर्टिफिकेट की मूवीज आप देख पाएंगे। ये तो लॉ ऑफ द लैंड है। दिस आल्सो चेंजेस बिटवीन टाइम टू टाइम। अब जैसे इस समय बाल विवाह के ऊपर प्रतिबंध है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन एक समय था कि राजा राम मोहन राव ने जब इस बाल विवाह की जो ये परंपरा थी, इस परंपरा को ब्रेक किया। उसके पहले बाल विवाह होते थे, तो वो उस समय लॉ ऑफ द लैंड उसको परमिट करता था। लेकिन आज इस चीज पे पुलिस एक्शन हो जाएगा, आज इस चीज पे उसके घर वालों को सबको जेल हो जाएगी अगर ये बात लीक आउट होती है। तो ये फिर ज्योतिष से थोड़ा सा हट के चीज है। लेकिन हाँ, उस जातक की कुंडली में अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो नवमांशा के द्वारा, उत्पत लगन के द्वारा ये बात आप ढूंढ पाएंगे कि अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है कि उसमें अगर उसका क्लोजर कॉम्बिनेशन अगर बनता है कि उसके अपने खुद के भाई बहनों के साथ में शादी हो गई है, कजन के साथ हो गई है, तो वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो आप जैसे किसी भी ऐसे नेटिव के बारे में जैसे हम जानते हैं, अभी जैसे हमने बात की, तो इनका उपपथ लगन अगर बनाएंगे तो उसमें वो दिखेगा कि वो उस तरीके से विवाह, जैसे मैंने इनकी कुंडली की एनालिसिस की थी नक्षत्रा इन नवमांशा, तो उसमें मैंने वो पकड़ लिया था कि इनके अपने पिताजी के भाई के बच्चे से ही शादी होने का योग बनता है। तो आप उस चीज को पकड़ सकते हैं कुंडली से। तो आप पिछली मेरी रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे, तीन रिकॉर्डिंग पहले वाली जो रिकॉर्डिंग थी जिसमें सदब से मैंने बात की थी, तो आप ये समझिए कि वो चीजें आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अमर साहब, आपका जो आंसर है ना, वो आंसर आपका यही है कि जो देश काल पात्र की स्थितियां हैं और वो परिवर्तित स्थिति है, उन स्थितियों के अनुसार ज्योतिष नहीं लिखी गई है। और किसी ने पूछना हो, अदरवाइज हम क्लोज करेंगे। सर अभी आपने जो समझाया है 12th हाउस का जो हम उपपद लगन बनाएंगे, 12th हाउस जो हम आरूढ़ बनाएंगे उसी को उपपद हाँ जी जी। हाँ, उपपद लगन जो बनाएंगे वो फिर हमारा फर्स्ट हाउस हो जाएगा, उसका हाँ, सप्तम देखेंगे। हाँ बिल्कुल, जो भी जिस भाव को आपने स्टडी करना है। ये बात सीमा जी, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछती हैं, क्योंकि इसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि इससे सब्जेक्ट ना डिफाइन होता है। ये बात मैं आपको ना, जो सेंटेंस मैं आप लोगों को भूल गया था, नहीं बोल पाया था, अब उम्र हो चली है, मैं भूल जाता हूँ। और कोई ऐसी मेमोरी के कोई इंजेक्शन आएगा तो लगाऊंगा, मेमोरी एनहांस करने वाला, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो या डॉक्टर विनय अब हमारे साथ आ गए हैं, तो मुझे कुछ गोली जिंक लीजिए सर, जिंक सर, जिंक लीजिए। तो कुछ गोलियां ये बताएं। विनय जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत दिनों बाद। नमस्कार। कैसे हैं आप? जिंक ले रहे हैं। तो सीमा जी ने जो पूछा था ना, तो वो जो बात मैं भूल गया था वो ये था कि जब आपने द्वितीय हाउस का अपने आरूढ़ बनाया है, अगर आपने द्वितीय भाव के बारे में डिटेल जाना है, क्योंकि रिसोर्सफुलनेस का है, आपके खाने पीने का है, आपके कुटुंब का है,
आपकी स्पीच का है, आपके ऑर्नामेंट्स का है, इनके बारे में आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपने द्वितीय भाव का आरूढ़ सपोज आपने बना दिया तो ये लग्नवत किया जाएगा, इसे लग्न पे किया जाएगा और इसे बिल्कुल द्वितीय भाव का एक हॉरोस्कोप के रूप में ट्रीट किया जाएगा। आपने व्यक्ति का पराक्रम देखना है और उसका पराक्रम का आरूढ़ बनाए या उसके आपने फाइनल एलिमेंट्स को देखना है कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो सिंगर होगा कि नहीं, वो कोई मूवीज में काम करेगा कि नहीं करेगा, थर्ड हाउस में वो बुक लेके आएगा कि नहीं, वो एक एक्सटेम्पोर स्पीकर होगा कि नहीं, वो पब्लिक स्पीकिंग करेगा कि नहीं करेगा, या वो जो है कोई स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस लाएगा कि नहीं लाएगा, या शेयर मार्केट से वो जो है अच्छा कमाएगा कि नहीं, क्योंकि पंचम भाव जो शेयर का है उसका वो लाभ का भाव है थर्ड। तो आपने थर्ड का आरूढ़ बनाना है। अब रमेश वर्मा जी की नींद खुल जाएगी जैसे ही मैंने ये बोला कि शेयर मार्केट से आप कमाएंगे कि नहीं, तो उसके आपने तीसरे का आरूढ़ बनाना है। तो क्योंकि वो शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो अब वो उनको एक बहुत अच्छा क्लू मैंने दे दिया है, तीसरे का ये आरूढ़ बना के उसको वो स्टडी करेंगे। और इसी तरीके से आपने संतान से आपको कितना सुख प्राप्त होगा तो पांचवें का आप आरूढ़ बनाएंगे। और अगर आपने देखना है कि भाई रोग ने आपको कितना पीटना है या रोग को आप कितना कॉम्पिटेंट वे में लेंगे और कितना रोग से आपका छुटकारा मिल जाएगा, तो आपने छठे का आरूढ़ बनाना है। या आपने लोन की स्थिति से आप निकल पाएंगे कि नहीं, तो आपने छठे का आरूढ़ बनाना है। या दशाओं में आपने किन दशाओं के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं तो आप छठे का आरूढ़ बनाएंगे। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कब अच्छा करेंगे तो छठे का आरूढ़ बनाएंगे। या राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स को आप कितना डिफीट करेंगे। उसी प्रकार से पत्नी के साथ में आपके क्या संबंध रहेंगे और आपका पद प्राप्ति की स्थिति क्या रहेगी, सप्तम के आरूढ़ से आपकी आयु की स्थिति क्या रहेगी आपने, या वसीयत की स्थिति क्या रहेगी, या आपके जो है आपके किसी ने पैसे ले लिए हैं नहीं वापस कर रहा है तो वो आपकी रिकवरी जो है कितनी होगी, वो आपको अष्टम का आरूढ़ बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके अध्यात्म की स्थिति अष्टम से, चूंकि बड़ा एक आपको बताया था अष्टम हाउस जो है वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ विल पावर डिटर्मिनेशन को दिखाता भी है, बट एट द सेम टाइम वो रिहैब सेंटर्स को भी दिखाता है, वो साइकोलॉजिकल इलनेसेस को भी दिखाता है। तो अष्टम का आप आरूढ़ बनाएंगे तो आपको ये बड़ा मिररिंग करेगा कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो अष्टम से दिखाई पड़ेंगे, या आपको कोई फियर एंड फोबिया है तो अष्टम से दिखेगा, या आपकी लाइफ में कोई सडनली कोई चेंजेस आते हैं तो अष्टम से दिखेगा। आपको गुरु कैसे मिले हैं अगर आप मुझे देखना चाहें तो आप अपना नवम का आरूढ़ बना लें। तो नवम का आरूढ़ बनाते ही आप कहेंगे यार हम तो इनको प्रणाम करना भूल गए। कितना अच्छा आपका नवम का आरूढ़ इन दशाओं में निकलने वाला है। विश्वामित्र साहब हम हमेशा ही सबसे पहले प्रणाम कर लेते हैं। नहीं मुझे तो ऐसा सर आरूढ़ बना के ही वो कोर्स ज्वाइन करते हैं हम। चलिए ये कोर्स हिट होने वाला है या मिस होने वाला है? इसी तरीके से आप जैसे आपकी कर्म की स्थिति क्या है, आपको 10th का आरूढ़ बनाना है। अब जैसे मिसेस गांधी का आपने देखा 10th का आरूढ़ कहाँ जाता है, छठे हाउस में जाता है। तो आप देखिए पॉलिटिशियन की स्थिति क्या है कि उसको हर बार कॉम्पिटिटर राइवल्स एंड ही इज ऑल द टाइम ही इज सराउंडेड बाय कॉम्पिटिशन इन कॉम्पिटेंट सिचुएशंस, और हर समय उसको जो है एक तलवार खींच के उसको एक पॉलिटिशियन को रहना पड़ता है और उसको हर बार इलेक्शन फेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए उनका 10th का आरूढ़ कहाँ चला गया, छठे हाउस में। तो ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं। इसी प्रकार से थर्ड हाउस जो मशक्कत का मेहनत का है उसका आरूढ़ उनका कहाँ गया, सप्तम में, जो कि दैनिक रोजगार का है। तो आप समझिए कितना ब्रेथलेस काम उनको करना पड़ता था। तो ये आरूढ़ जो है ना एक मिररिंग करता है। अब आपको अपने लाभ की स्थिति को देखना है, या आपने अगर कोई आपके पास आता है सेकंड मैरिज के बारे में पूछता है तो 11th का आप आरूढ़ बनाएंगे। अगर 11th के आरूढ़ में वो रिफ्लेक्ट करेगा 7th का, या आपने पकड़ना है किसी का कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, तो आपने 11th का आरूढ़ बनाना है। तो आप अपना 11th का आरूढ़ कभी मत बनाइएगा फिर आप कहें कि यार ये तो गलत पढ़ा दिया इन्होंने हमको, ये तो हमने तो अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं। तो आपका 12th का आरूढ़, आप अगर आपके खर्चों को अगर आप देखना चाहें तो आप 12th का आरूढ़ बनाएं, या आपने देखना है आपको विदेश का कोई काम करना है उसमें आप कितना कमाएंगे, या विदेश का काम आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, या विदेश से आप अपने घर वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। जैसे सदब का ये एस्पिरेशन है वापस जाना चाहती हैं, तो 12th का आरूढ़ ये बनाएंगे। 12th का आरूढ़ बना के अगर कोई दशा का लॉर्ड ऐसा आ रहा होगा जो कि चौथे हाउस को टच कर रहा होगा, तो चौथा हाउस क्योंकि मदरलैंड का है
तो वो इनको अवश्य विदेश से अपने घर लेके आए। अच्छा, मैं आप लोगों से सर एक बात, अगर है ना 12th में जो है ना 3 ग्रह बैठे हो, जी जी, तो फिर हम है ना किसका बनाएंगे फिर? ओ मैडम, ये तो रामलीला के बाद में आपने कह दिया सीता कौन था। आपको मैंने क्या बोला था? सर ठीक है, समझ में आ गया। प्लेनेट में कोई मतलब नहीं है, मैंने तो कहा ठीक है लॉर्ड राशि, ऑफ हाँ ठीक है, समझ में आ गया सर, आपके कहते समझ में आ गया। चलिए, आप लोगों को सबको प्रणाम करते हुए क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। खुश रहिए आप सब लोग।